चलो बच्चों हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालिए। यू कैरियोटिक सेल। यू कैरियोटिक सेल क्या है बताओ। अब आप देखिएगा। देखिए, जो भी आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे बेटे, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी कि उसमें कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जैसे होता है ना कि ट्रेन के कंपार्टमेंट होते हैं, है ना, एक कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट, डिविजन्स, है ना। तो वो कंपार्टमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आया कि यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इनमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, लिखिए मेरे साथ आप। इन बहुत पतला हो रहा है यार, थोड़ा सा हेडिंग डालें, थोड़ा सा उसको मोटा करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम। यू, हाँ अब सही है। अच्छा, पेन भी गलत ले रखा है। लिखिए आप। इन यूकैरियोटिक सेल there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound cell organelles। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगर आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल को देखोगे बेटा, जैसे मैंने यहां पे यूकैरियोटिक सेल बनाया, ठीक। जब आप इस यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो इसमें आपको वेल ऑर्गेनाइज क्या मिलेगा बच्चों? न्यूक्लियस मिलेगा। कंपार्टमेंट मतलब कि डिवीजन, है ना, दीवारें टाइप। क्या मिलेगा? वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, क्या मिलता है बच्चों? वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको इस तरीके से एक मेम्ब्रेन मिलती है, जो कि इसका बनाती है एनवलप, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनवलप। ठीक। इसके अलावा इसमें आपको लोकोमोटरी यानी के फ्लैजिला भी मिलता है, और साइटो स्केलेटन्स भी मिलते हैं, तो समझाऊंगा मैं आगे, है ना। यानी कि लोकोमोशन के स्ट्रक्चर भी मिलते हैं और साइटोस्केलेटन के भी स्ट्रक्चर मिलते हैं। लिख लिया बच्चों? चलिए आगे पेज, अगले पेज पे लिखें आप। सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का, वो है बेटा सेल
मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम है इसका बच्चे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, वेरी गुड। अब इस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर जो भी हम सेल का स्ट्रक्चर देख पाते हैं, जो डिटेल स्टडी हम सेल की कर पाते हैं, ये सब की सब पॉसिबल तभी हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वजूद आया, यानी कि बाय आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईयर था बेटा 1950। क्लियर? गुड, वेरी गुड। यहां पर पहली लाइन लिखेंगे हम, दी डिटेल्ड structure of cell was only possible after the discovery of electron microscope. In 1950। ओके बेटा, 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तब जाके आपका आया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बेटे, आप अगर बायोकेमिकल, देखो सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल स्टडी करी गई, यानी कि कौन कौन से बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं। बायोकेमिकल कौन से होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, ये सब। तो ये सब जब स्टडी करा कि मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से बायोकेमिकल पाए जाते हैं, तब जाके पता लगा भाई बायोकेमिकल जो है, बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये तीन बायोकेमिकल से मिलकर बनी है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और बायोकेमिकल ऐसे किसका करा गया? आरबीसी का, है ना। बायोकेमिकल ऐसे ऑफ आरबीसी clearly shows that plasma membrane is made up of proteins, lipids, cholesterol and carbohydrates। ये चार चीजों से मिलके मेनली बना होता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सब में ये सेम हो। कि देखिए आरबीसी में अगर मैं बताऊं, कंपोजिशन ऑफ, यहां हेडिंग डालेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। जो कंपोजिशन है कि कंपोजिशन ऑफ आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब कंपोजिशन अगर आप देखेंगे इसकी, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 52%। और जो लिपिड है
लिपिड आपका 40%, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 8 to 10%, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत कम है होता है। बहुत कम का मतलब ट्रेसेस में, है ना, ट्रेसेस, ना के बराबर, बहुत कम, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ गए? अब जरा यहां पर एक लाइन आप याद करेंगे कि स्ट्रक्चरली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल हूबहू है ना। इज सेम। दूसरी बात, केमिकली मतलब कंपोजिशन वेरी कर सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, सबको आवाज आ रही है मेरी बात? ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन डिफर कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए आरबीसी में प्रोटीन कितना है बच्चों? 52%। और लिपिड कितना है? 40%। हो सकता है अगर आप न्यूरॉन का जाओ तो न्यूरॉन में प्रोटीन 20% हो जाए और लिपिड कितना हो जाए? 80%। तो केमिकली इट कैन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। बात समझ गए? चलिए लिखिए। हाँ बेटे, कर दिया बच्चों? हाँ बस, कम बायोकेमिकली तो सेम है बेटा। वो आपसे अलग अलग नहीं पूछेगा मास, वो सिर्फ पूछेगा आरबीसी का, बाकी का किसी ने सेम नहीं है। बायोकेमिकली सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन किसकी पूछ रहा है वो। सबने लिख लिया बेटा? ठीक है, आगे लिखो। सबने लिख लिया? ठीक। अब इसमें यहां लिखे आप हेडिंग डालें, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब मॉडल क्या है सेल मेम्ब्रेन के, अपना ध्यान से देखिएगा। पहला जो मॉडल आया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा मॉडल आया था सैंडविच मॉडल। तीसरा मॉडल आया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, बायोकेमिकली सब अलग हो सकते हैं। ये दिया था रॉबर्टसन ने, ये दिया था डेनली एंड डेवसन ने, और ये दिया था सिंगर, और देखो सबके आगे वो है, एंड निकोलसन ने। सब सन है, सिंगर एंड निकोलसन। इसकी आपको ईयर भी याद करना है, 1972। लिख लीजिए, लिख लिए बेटा? हो गया बच्चों? लिख लिया? अब हेडिंग डालिए आप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, किसने दिया था मैं लिखवा चुका हूं। अब इसमें लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, है ना, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन कहां प्रेजेंट है बेटा? फॉस्फोलिपिड में, एज मोज़ेक पैटर्न। एक चीज वहां लिखो, यहां आप लिख सकते हैं वाइडली एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करा गया है मॉडल, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन्स आर arranged in phospholipid layer as mosaic pattern, as mosaic pattern। ऐसा समझ लो जैसे चाशनी में गुलाब जामुन हो। अब चाशनी क्या हो गई? फॉस्फोलिपिड। गुलाब जामुन क्या हो गया? प्रोटीन। पॉइंट समझ में आया? चाशनी में गुलाब जामुन, या फिर आइसबर्ग इन अ सी, किसी सी में आपको क्या मिल जाए? आइसबर्ग मिल जाए, तो वो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम स्टार मार्क करके लिखेंगे प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग किसमें? सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। दूसरा, गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन सबको पसंद है ना? गुलाब जामुन क्या हो गया यहाँ पे? प्रोटीन। गुलाब जामुन क्या होगा बेटा? प्रोटीन इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। ठीक है बेटे, शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? यस, सबको पसंद गुलाब जामुन, फॉस्फोलिपिड। अब यहां पर पहला डालें, इसमें नंबर 1 डालें आप, लिपिड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें 40%। कितना लिखें आप? 40%। अब लिपिड आपके दो फॉर्म में लिपिड आपका मिलता है फॉस्फोलिपिड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है बेटा? फॉस्फोलिपिड फॉर्म, एज बाइलेयर। यानी कि लिपिड से क्या जुड़ा बेटा? फॉस्फेट। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, नॉट बायोकेमिकल, स्ट्रक्चर के बेसिस पे मॉडल है ये। ठीक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के। अब एवरी लिपिड मॉलिक्यूल, अगर आप लिपिड के मॉलिक्यूल को देखेंगे, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है बेटा ये जो मैंने बनाया, इसको आप बोलते हो पोलर हेड, है ना, और ये बोलते हो, इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ठीक, क्या बोलते हैं? नॉन पोलर टेल। नीचे लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्यों पढ़ाना भी है मुझे इसमें कुछ। क्या लिखते हैं इसको? नॉन पोलर टेल। हेड जो होता है वो पानी से खराब नहीं होता, उसको पानी पसंद है, प्यार करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होता है, ये पानी से घबराता है, ये पानी में नहीं आना चाहता, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको
हाइड्रोफोबिक। इसीलिए ये वाला पार्ट जो होगा ये अंदर होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो बाहर होगा। ठीक है बेटा, ये हमने क्या बनाया यहां से लेकर यहां तक, लिपिड, वो भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। बच्चों लिख लिया? अभी और बनाएंगे हम अगले पेज पे, आप मेरे साथ डायग्राम बनाए इसका। देखिए बेटा, लिपिड की क्या है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हैं। दिख गई दो लेयर, सबको दिख रही है? दिख रही है बेटे? चलिए, अब ये जो है इसको हम बाई लेयर कहा। ठीक है, ये दो हो गई, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे, ये कहलाती हैं बेटा बाई लेयर। अब जरा समझिएगा, इसके अलावा, ध्यान से, इसके अलावा दूसरी चीज जो पाई जाती है वो है बेटा प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। अब प्रोटीन दो तरीके की पाई जाती हैं, एक होती है एक्सटर्नल, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक लाइन लिख लो, अभी लिखना मत कुछ भी, ठीक है? उससे पहले एक लाइन लिख लो स्टार मार्क करके, कि जो फॉस्फोलिपिड है, सबसे मेनली जो फ्रेमवर्क बनाने का, जो मेम्ब्रेन को बनाने का जो काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो किसका है? फॉस्फोलिपिड का। तो फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इट फॉर्म द, क्यों है भाई? बिकॉज इट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन। जो स्ट्रक्चर बनता है, मेन स्ट्रक्चर, वो किससे बनना है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड फ्लूइडिटी। क्या देती है बच्चों? फ्लूइडिटी। फॉस्फोलिपिड क्या देगा? सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा था बच्चों मैं, फॉस्फोलिपिड है ना। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी। क्या देता है? फ्लूइडिटी। भाई कैसे मिल जाती है तैरने की क्षमता? फ्लूइडिटी कैसे मिल जाती है? फॉस्फोलिपिड में ऐसा क्या है? सवाल ये उठता है कि भाई फॉस्फोलिपिड में ऐसी क्या चीज है जिससे कि फ्लूइडिटी मिलती है? एज इट इज रिच इन, लाइन याद रखेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में रिच है बच्चों? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, विच आर, ये कैसे होते हैं? भाई एक बात सामने आ रही है, सवाल आ रहा है, फॉस्फोलिपिड का फंक्शन, आप कह रहे हो फ्लूइडिटी, है ना? कैसे फ्लूइडिटी? कोई लिक्विड तो हो तभी तो तैरेगी चीज, हाँ या ना?
जल्दी बोलो। है ना, यस वेरी गुड। है ना। अब लिक्विड क्या है? लिक्विड भैया फॉस्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि लिक्विड होता है, विच इज लिक्विड इन नेचर, विच इज लिक्विड इन नेचर। समझ गए? यहां पर बहुत बड़ा राज खुला है कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या दे रही है? फ्लूइडिटी कैसे दे रही है? बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसा है बच्चों? क्लियर बेटा? हाँ या ना? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। विच स्लाइड? स्लाइड नंबर ये दूसरा तीसरा होगा। स्लाइड नंबर कौन सा है? पांचवा। पांचवी स्लाइड है। ठीक है। अब जरा आप समझे। अब इसका फायदा क्या है? हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नेचर कैसा होता है? एक बात सुनिएगा, इसका नेचर होता है बेटे क्वासी फ्लूइड नेचर। कैसा नेचर होता है? क्वासी, क्वासी फ्लूइड नेचर। यानी कि पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं, आधा अधूरा पानी थोड़ी है पूरी ये मेम्ब्रेन। हाँ या ना? सही, पूरी तरह पानी है ये? नहीं ना? जल्दी बोलो बच्चों, नहीं। अब ये लिक्विड क्यों बनी? क्योंकि भाई हुआ क्या कि जो प्रोटीन इसके अंदर पाया गया, इससे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने थे। तो ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब प्रोटीन मूवमेंट कर सके। सूखे इलाके में प्रोटीन तैरेगा कैसे? बताओ बच्चों, नहीं तैर पाएगा ना। है ना। तो क्वासी फ्लूइड नेचर जो था, इससे क्या हुआ? प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट में मदद मिलने लगी। किसमें मदद मिलने लगी? लेटरल मूवमेंट में। जब लेटरल मूवमेंट में प्रोटीन मूव होने लगा तो मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ जुड़ के मूव हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? फ्लूइडिटी। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? जल्दी बताओ। दिस प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। खिंचाव आना चाहिए, लचीला होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ज्यादा सख्त होगी तो टूट जाएगी। यहां तीनों लाइनें पढ़ो, चौथी लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है बच्चों। आई एम नॉट इन हरी। अगर आप देख रहे हो तो जल्दी से पढ़ो, क्योंकि मैं जल्दी से दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने वाला हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड चौथी लाइन आने वाली है।
पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया बच्चों, सबने पढ़ लिया? चलो वेरी गुड, आगे समझो अब। देखिए भैया, जो फ्लूइड नेचर होता है, मेम्ब्रेन को, यानी कि जो लचीला नेचर है, फ्लूइड जैसा जो नेचर है, गीला जो नेचर है, इससे क्या मदद मिलती है और क्या मदद मिल सकती है? देखिए भाई, सेल जब ग्रो करता है तो इट इंक्रीज इन साइज, हाँ या ना? जब सेल डिवाइड करेगा उससे पहले अपना क्या इंक्रीज करेगा? साइज। ये क्या कहलाया? ग्रोथ। क्या कहलाया बेटा? ग्रोथ। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो भाई फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का है, इट हेल्प इन सेल ग्रोथ। अगर उसमें एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होगी, खिंचाव नहीं होगा, तो सेल ग्रोथ नहीं होगी। कई बार एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है थ्रू जंक्शंस। किसके थ्रू जुड़ा होता है बेटा? जंक्शन के थ्रू। ये जंक्शन भी कौन बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, कौन बनाता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझ में आया? मास क्लियर? फैजान, अलीना, वेरी गुड। कौन बनाता है? कौन? क्या रिपीट करूं बेटा? लास्ट लाइन, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा, वही तो बोला कि फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का है, ये किस में हेल्प करेगा बेटा? ग्रोथ में, है ना? सेल को ग्रो कराने में। दूसरा, सेल के बीच में जंक्शन बनाने में, यानी कि दो सेल के जोड़ने में, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में। दो सेल जब जुड़ते हैं, तो जब दो सेल की बात हो रही होती है तो हम कहते हैं इंटरसेलुलर। जब सिर्फ एक ही सेल की बात हो रही होती है, उसके अंदर की बात हो रही होती है, तो बोलते हैं इंट्रासेलुलर। तो ये जो हमने बनाया है, इस डायग्राम को हम यहां से हटा दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं। एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। अब दोनों के बीच में हमने क्या करा? एक कनेक्शन बना दिया। इस कनेक्शन को नाम दिया हमने, दो सेल के बीच में जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर। क्या बनाया? कनेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरसेलुलर जंक्शन। यहां क्लियर हुआ? यहां क्लियर हुआ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाता है बेटा? इंटरसेलुलर जंक्शन। कोई दिक्कत यहां पे? नो। बाकी लोगों को बेटा? अलीना, सुम्बुल, जुबेरिया, मास, फैजान? नो। इसके अलावा देखो बेटा, अब यहां पर डायग्राम देखिएगा, ये एक सेल है। अब बाहर कोई सेल के फूड है ना? अब ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये क्या काम करेगी? थोड़ा सा दोबारा बनाएंगे। बाहर फूड है, यहां पर भी फूड बना दे रहे हैं, ठीक है? अब ये मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? अपने आप अंदर को फोल्ड हो जाएगी, है ना? और इस फूड को अंदर ले लेगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दोनों जगह मदद करेगी, एंडोसाइटोसिस। तो तीसरा काम क्या हो गया फ्लूइड नेचर का? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये काम लिखा दे रहा हूं, यहां पर आप लिख लें, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प इन नंबर वन सेल ग्रोथ, नंबर टू एंडोसाइटोसिस, नंबर थ्री इंटरसेलुलर जंक्शन,
नंबर 4 सेल डिवीजन, और नंबर 5 सिक्रीशन। लिखिए आप, इन सब कामों में ये मदद करेगा। चलो ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें।